बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 20 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट एंड पास्ट एंड डेफिनिट को अगर हम लफ्ज़ नेवर या नेवर एवर या हु के साथ इस्तेमाल कर लें तो क्या स्ट्रक्चर होगा। और मैंने इसके लिए एक ख़ास सबक इसलिए तैयार किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं, बहुत गलतियां होती लोगों से। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसके ताल्लुक से एक ख़ास सबक क्यों ना बना दिया जाए ताकि लोग जो है गलती से बचें। क्योंकि जब एक ख़ास सबक होगा तो इसको लोग जहन में रखेंगे। अगर मैं इसको नोट के ज़रिए ही बता देता तो शायद आप लोग भी गलती करते, और मैं नहीं चाहता हूं कि जो मुझसे अंग्रेजी सीखे वो किसी भी तरह की गलती करे। तो इसलिए मैंने इसके लिए एक खास सबक तैयार किया है किसके नाम से, प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट विद नेवर एवर या नेवर या हु के जरिए हम कैसे इनको बनाएंगे, तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज कराना चाहेंगे कि जो कुछ हमने पढ़ा था पिछले सबक में उसका खुलासा ये था कि हमने पिछले सबक में फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। और मैंने बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट किसे कहते हैं, उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें लफ्ज़े गा, लफ्ज़े गी, लफ्ज़े गे आए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मैं कल घर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ जामिया चलोगे, आयशा आज क्लास नहीं आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन जुमलों में लफ्ज़े गा, लफ्ज़े गी, लफ्ज़े गे आए हुए हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इनको कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कहेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम करते हैं हर उस काम के लिए जो मुस्तकबिल में होने वाला होता है, हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है जब हम कोई बात सोच रहे होते हैं और वो काम या वो बात फ्यूचर में होने वाली होती है तो उसको भी हम बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसी तरह से जब हम कोई फैसला लेते हैं, हम कोई बात कर रहे होते हैं और हम कोई फैसला लेते हैं करने का, तो हम कोई काम करेंगे तो फ्यूचर में ही होगा। तो हमारा जो फैसला है कोई काम करने का उसको भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है और इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, इसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनिट की चार किस्में होंगी माने के एतबार से, जैसा कि आप जानते हैं अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये चार किस्में हैं, हर जुमले की यही चार किस्में होंगी टेंस में जो भी हम जुमले पढ़ेंगे, और यही स्ट्रक्चर है इनका। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो चार किस्में हैं उनमें पहला है अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की बात करें दोनों मिला करके तो उसका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो कि विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना जो कि आज के वक्त में बहुत ज़्यादा आम है, वो ये है कि आज के ज़माने में लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट हमने इस्तेमाल किया, इसी तरह से इसमें भी नॉट का इस्तेमाल अलग अलग है, इसको आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ है जबकि नॉट यहाँ बीच में सब्जेक्ट आया हुआ है। लेकिन आज के ज़माने में लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट को इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था, इसकी कंडीशन है, वो शर्त यह है कि इन दोनों को आप मिलाकर पढ़ेंगे तभी आप जो है सब्जेक्ट से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। इसी तरह से ये जो हमने आपको इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बताया है, इसमें क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल शुरू में हम करते हैं उन जुमलों में जिनमें जो है लफ्ज़ क्या ना हो। लेकिन अगर कोई ऐसा जुमला हम कहना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं या सामने वाला बोल रहा है जो लफ्ज़ क्या से इस्तेमाल होता है तो हम उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे, हम सीधे तौर पर अपना जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और ये फार्मूला हर तरह के जुमलों में होगा, सिर्फ इसी की बात ना करें आप। अब हम चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ जो कि हमारा अल्फाज मानी पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम अल्फाज मानी लेंगे, जैसा कि पहले स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। पहला है एरोगेंट, मुतकब्बिर या घमंडी। बैड हैबिट, बुरी आदत। बॉल्ड, गंजा। ब्लाइंड, अंधा। कावर्ड, बुजदिल या डरपोक भी आप कह सकते हैं। क्रिपल,
लंगड़ा, क्रॉस आइड, भेंगा, क्रूइल, इल बहुत थोड़ा सा क्रूइल, क्रूइल, जालिम, डेफ, 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 बहरा, अब इसको डीफ नहीं पढ़ेंगे, डेफ, बहरा, डिसऑनेस्ट, बेईमान, जिसे हम लोग बोलते बेईमान, बेईमान है ना, वही है। आगे चलते हैं, उर्दू से इंग्लिश लेते हैं। पहला है नाफरमान, डिसअबीडियंट, सुस्त, डल या लेजी भी आप कह सकते हैं, गूंगा, डम्ब, बौना, डोर्फ, बेवफा, फेसलेस, बेवकूफ, फूलिश, आप यहां पे थोड़ा सा खींचेंगे, फूलिश, नफरत अंगेज, हेटफुल, कुबड़ा, हंचबैक्ड, बेकार, आइडल, आइडल का मतलब जो जिसके पास कोई काम नहीं होता, फालतू का बैठा रहता है, उसको बोलते हैं। लंगड़ा, लेम, सुस्त, लेजी। आगे चलते हैं और अफ़ाल लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें हम ईडी के जरिए ही इनकी शक्लों को चेंज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एडजस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, मुरतब करना, एडजस्ट करना। एडमायर, एडमायर्ड, एडमायर्ड, सराहना। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एतराफ़ करना। तो एडमिट का इस्तेमाल जब आप मिस्टेक के साथ, जैसे एडमिट द मिस्टेक, तो इसका मतलब होगा गलती का एतराफ़ करना। एडमिट के कई सारे माने हैं, इसका मतलब भी होता है भर्ती करने की माने भी होता है ना, हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर चूंकि जो बहुत ज़्यादा आम माना था वही मैंने लिखा है। और जैसा कि मैंने अपनी किताब वाली जो बात की है किताब के बारे में, उसमें मैंने बताया है कि रोज़ाना के जो दुरूस हैं उनमें वही अल्फाज मानी हम लिखेंगे जो बहुत ही अहम हैं और बहुत ही क्लोज हैं, करीब हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा, वरना इसके बहुत सारे मानी हैं। आप जब किताब खरीदेंगे इंशाल्लाह तो वहां पर आपको ये सब मिल जाएगा। अडॉप्ट, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, गोद लेना, अपनाना। एडवांस, एडवांस्ड, एडवांस्ड, तरक्की करना। एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, मशवरा देना। अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, असर डालना। अफोर्ड, अफोर्डेड, अफोर्डेड, बर्दाश्त करना। एग्री, एग्रीड, एग्रीड, राजी होना। एम, एम्ड, एम्ड, कस्द करना। तो ये हमारे अल्फाजो मानी थे अफ़ाल से मुतालिक। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। गेट अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। गेटिंग एंग्री वॉन्ट वर्क, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। गेट लॉस्ट, लिख लो यहां से। गेट ऑफ मी, मेरे ऊपर से हाथ हटाओ। गिव ड्यू रिगार्ड्स टू योर इक्वल्स, अपने बराबर वालों को इज्जत दो। आगे चलते हैं। गो एंड एंजॉय योर सेल्फ, जाओ और मजे करो। गो टू हेल, भाड़ में जाओ। गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता। गॉड प्रोटेक्ट्स द फ्रेंडलेस, अकेले दुबले का अल्लाह बेली, यानी जिनका कोई नहीं होता है उनका अल्लाह निगहबान होता है। गुड मटेरियल्स, गुड वर्क्स, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी जितना अच्छा आपका मटेरियल होगा
उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो ये रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले जुमले थे। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी कहानी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इसको करके आए होंगे। तो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे सुनना चाहेंगे। ओके, मोहम्मद आरिफ प्लीज। जी सर। An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer contractor of his plans to leave the house building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. The contractor was sorry to his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but over time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके, समीर। अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम। Bismillah. When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you." The carpenter was shocked. What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. So it is with us we build our lives a day at a time, often putting less than our best into the building. Then with a shock we realize we have to live in the house we have built. If we could do it over, we would do it much differently. But the cannot go back. You are the carpenter, and every day you hammer a nail, place a board, or erect a wheel. Someone once said life is a do if yourself project. Your attitude and the choices you make today help build the house you will live in tomorrow. Therefore, build wisely. ओके, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। ओके गाइस, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने पढ़ा। अब आगे चलते हैं और मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer. यहाँ पर भी लोग गलती करते हैं, बोलते एम्प्लॉयर, एम नहीं इम, ओके। एम्प्लॉयर, इसको लोग पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर। ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि कन की आवाज है, क्या बोलेंगे? कंट्रैक्टर यानी को आप बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे। कंट्रैक्टर, एम्प्लॉयर कंट्रैक्टर ऑफ हिज प्लान्स टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस टू लिव अ मोर लेजरली, इसको पढ़ेंगे लेजरली लाइफ with his wife and enjoy his extended family, इसको एक्स पढ़ेंगे, extended नहीं, extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. आगे है, the contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but over time it was easy. इसमें अक्सर लोग गलत पढ़ते हैं, इजी पढ़ते हैं, बट ये ईज थोड़ा सा खींचेंगे आप इसको। बट ओवर टाइम इट वॉज ईजी टू सी दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन हिज वर्क. ही रिस्टोर्टेड टू शोबी वर्कमैनशिप, इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्कमैनशिप, बट मैनशिप नहीं होगा, वर्कमैनशिप, जल्दी से मैन को पढ़ेंगे आप. एंड यूज्ड inferior
इसमें भी लोग गलती पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इन्फेरियर। इन्फेरियर नहीं है, बल्कि इसको हम पढ़ते हैं इन्फीरियर। इन्फीरियर। उसके बाद मटेरियल्स, इसको भी हम लोग गलत पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं, जबकि ये क्या होगा? मटेरियल्स। 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 ओके। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे चू को खींचेंगे और कहेंगे इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड अ डेडिकेटेड करियर। इसको लोग कैरियर पढ़ देते हैं, बट कैरियर नहीं है, कैरियर। कैरियर। ओके। एक बार फिर से पढ़ता हूं। एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर. He told his employer contractor of his plans to leave the house building business to live a more leisurely life with his wife and enjoy his extended family. He would miss the paycheck each week, but he wanted to retire. The contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes. But over time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shabby workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end a dedicated career. तो इसमें जो गलतियां थी मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं और इसके दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं, जिसमें है When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you." The carpenter was shocked. तो ये सब लोग सही पढ़ते हैं, इसलिए अब आगे चलते हैं, इसको नहीं दोहराते हैं। What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all off so differently. So it is with us, we build our lives a day at a time. Often है ये, लोग इसको often पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे अब भी इसको often पढ़ते हैं, often नहीं often, T silent है। Putting less, इसको लोग then पढ़ते हैं, but then नहीं, ये then है, ये then का दूसरा माना होता है ये, ठीक है। less than our best into the building, then ये है then, ठीक है, ये then है। With a shock we realize we have to live in this house we have built. If we could do it over, we would do it much differently. तो इस तरह पढ़ेंगे। But you cannot go back. You are the carpenter and every day you hammer a nail, place a board or erect a wall. Someone once said, life is a do-it-yourself project. Your, इसको एटीट्यूड पढ़ते हैं, बट ये है एटीट्यूड, चा की आवाज आएगी यहाँ पर, ठीक है। योर एटीट्यूड, यहाँ पे थोड़ा सा आ कर देंगे, एटीट्यूड हम पढ़ते हैं जो कि गलत है, और एटीट्यूड। एटीट्यूड एंड द चॉइस यू मेक टुडे हेल्प्स, इसको मेक नहीं पढ़ेंगे, मेक टुडे हेल्प्स बिल्ड द हाउस यू विल लिव इन टुमारो। इसको लोग पढ़ते हैं टुमारो, बहुत अच्छे से टुमारो पढ़ देते हैं, बट ये गलत है, टुमारो। टुमारो। देयरफॉर बिल्ड वाइजली। तो इस तरह हम पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़ता हूं। When the carpenter finished his work, his employer came to inspect the house. Then he handed the front door key to the carpenter and said, "This is your house, my gift to you." The carpenter was shocked. What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. So it is with us. We build our lives a day at a time, often putting less than our best into the building. Then, with a shock, we realize we have to live in the house we have built. If we could do it over, we would do it much differently. But you cannot go back. You are the carpenter, and every day you hammer a nail, place a board, or erect a wall. Someone once said, life is a doing it yourself project. Your attitude and the choices you make today helps build the house you will live in tomorrow. Therefore, build wisely. तो ये सही प्रोनाउंसिएशन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज से इन सारे अल्फाज को सही से पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं और ग्रामर की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि जुमलों पर मुश्तमिल है, और इसमें आपको सबसे पहले उर्दू में तर्जुमा करना है।
जुमला स्टार्ट होता है वी विल नॉट अटेंड द प्रोग्राम, तो हम कहेंगे हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। वी विल नॉट अटेंड दिस प्रोग्राम, हम इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। आप कह सकते हैं हम लोग या हम सब इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। शिरकत नहीं करेंगे आप कह सकते हैं शरीक नहीं होंगे, ये भी आप कह सकते हैं। अगला जुमला है शाकिर विल नॉट डिलीवर द स्पीच टुडे, तुम कहेंगे शाकिर आज तकरीर नहीं करेगा। अगला जुमला है विल पीएम विजिट दिस सिटी दिस मंथ, तुम कहेंगे क्या वजीर आजम इस माह इस शहर का दौरा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जुमला विल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने लफ्ज़ किया से शुरू किया। अगला जुमला है वाई विल द सीएम नॉट कम टू आवर विलेज, तुम कहेंगे वजीर आला हमारे गांव क्यों नहीं आएंगे। अगला जुमला है द प्रोफेसर विल गो टू सऊदी अरबिया दिस वीक, तुम कहेंगे प्रोफेसर इस हफ्ते सऊदी अरब जाएंगे या सऊदिया जाएंगे, सब में से कोई सा भी चलेगा। प्रोफेसर साहब भी आप कह सकते हैं, प्रोफेसर साहब या मोहतरम प्रोफेसर साहब, जनाब प्रोफेसर साहब, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं और हमारे अगले जुमले हैं इट इज़ रेनिंग सो द मैथ टीचर विल नॉट कम, तुम कहेंगे बारिश हो रही है इसलिए रियाजी के उस्ताद नहीं आएंगे। टीचर को आप मुदर्रिस भी कह सकते हैं, रियाजी के मुदर्रिस, रियाजी के मुअल्लिम, रियाजी के टीचर भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जुमला है अस्मा विल नॉट गो टू द लाइब्रेरी बिकॉज शी इज इल, तुम कहेंगे अस्मा लाइब्रेरी नहीं जाएगी क्योंकि वो बीमार है। अगला जुमला है सर आई विल बी पंक्चुअल इन क्लास आई प्रॉमिस, तुम कहेंगे सर मैं क्लास की पाबंदी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं। अगला जुमला है गोल्डन इंग्लिश ग्रामर विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, तुम कहेंगे गोल्डन इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत मुफीद होगी, बहुत फायदेमंद होगी। अगला जुमला है गिव मी माई मोबाइल अदरवाइज आई विल बीट यू, तुम कहेंगे मेरा मोबाइल दे दो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। आप कह सकते हैं मेरा मोबाइल दे दे भी आप कह सकते हैं, जो भी आप करना चाहें इंपरेटिव में जो कुछ आपने पढ़ा है उनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हालात के हिसाब से बदलते रहते हैं। एहतरामन कभी हम बोलते हैं, कभी हम गुस्से से बोलते हैं, कभी हम जो है इल्तमास के तौर पर बोलते हैं, तो ये हालात बदलते रहते हैं, तो उस हालात के अतबार से आप इसमें से कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। तो हमारे जुमले थे इंग्लिश से उर्दू करना था, अब हम आगे चलते हैं उर्दू से इंग्लिश का तर्जुमा देखते हैं, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस है मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए आज मैं क्लास नहीं जाऊंगा। तुम कहेंगे आई एम नॉट ओके सो आई विल नॉट गो टू क्लास टुडे। अब मेरी तबीयत ख़राब है आपने कुछ और लिखा होगा, आई एम सिक और आई एम नॉट फीलिंग गुड, कोई भी आप लिखेंगे कोई बात नहीं, सब चलेगा। माई हेल्थ इज़ नॉट गुड भी आप कह सकते हैं, लफ्जी तर्जुमा मेरी तबीयत ख़राब है, माई हेल्थ इज़ नॉट गुड या माई हेल्थ इज़ बैड, ठीक है। तो आप कह, लेकिन बेहतर है कि आई एम नॉट ओके करें क्योंकि यही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, या आई एम फीलिंग नॉट वेल भी। सो आई एम नॉट ओके सो आई विल नॉट गो टू क्लास टुडे। अगला जुमला है क्या आज तुम्हारे अबू ऑफिस जाएंगे, तो हम कहेंगे विल योर फादर गो टू द ऑफिस टुडे। हमारा अगला जुमला है वो लोग मैच खेलने क्यों नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे वाई वॉन्ट दे कम टू प्ले द मैच। तो यहाँ पर मैंने विल नॉट एक साथ कर दिया है इसलिए वॉन्ट हो गया, वरना ये होता वाई विल दे नॉट, ओके। तो हम कहेंगे वाई वॉन्ट दे कम टू प्ले द मैच। अगला जुमला है आयशा कल से कॉलेज नहीं जाएगी, तो हम कहेंगे आयशा विल नॉट गो टू कॉलेज फ्रॉम टुमारो, ओके। अगला जुमला है जियाद तुम मुंबई कब जाओगे, तो हम कहेंगे जियाद व्हेन विल यू गो टू मुंबई। अगला जुमला है वो लोग अब तुमसे बात नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे दे विल नॉट टॉक टू यू नाउ। अगला जुमला है क्या हमारी टीम ये मैच जीतेगी, तो हम कहेंगे विल आवर टीम विन दिस मैच। अगला जुमला है ज़ैनब अपने अब्बू से मिलने दिल्ली जाएगी, तो हम कहेंगे ज़ैनब विल गो टू दिल्ली टू मीट हर फादर। ज़ैनब विल गो टू दिल्ली टू मीट हर फादर। अगला जुमला है वो अगले साल अपनी गाड़ी बेच देगा, ही विल सेल हिज कार नेक्स्ट ईयर। अगला जुमला है क्या तुम उसकी साइकिल खरीदोगे, वो नई नई है, तुम कहेंगे विल यू बाई हिज बाइसिकल।
इट इज़ न्यू। अब हम आगे चलते हैं, अपना आज का सबक शुरू करते हैं, जो कि नेवर एवर या हु के मुतालिक हैं। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, टेंस में इस्तेमाल होते हैं, और इनको अगर हम नेवर या नेवर एवर या हु के साथ इस्तेमाल करें तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हमने एक ख़ास सबक इस सीरीज़ पर बनाया है क्योंकि लोग इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे गलती ना हो तो इसको अलग से ही एक सबक के तौर पर हमें पढ़ाया जाए। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि नेवर या नेवर एवर का क्या मतलब होता है। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। तो गोया कि इनका इस्तेमाल हम जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं, स्ट्रेस पैदा करने के लिए करते हैं। और चूंकि इसमें नेवर या नेवर एवर आ गया तो इसका मतलब यह है कि जो भी जुमला होगा वो नेगेटिव में होगा। ओके, तो नेवर एवर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? नेवर एवर का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी जुमले में जोर देना हो, शिद्दत देनी हो, ठीक है, तो उस वक्त हम नेवर एवर का इस्तेमाल करते हैं या नेवर का इस्तेमाल करते हैं। नेवर एवर का इस्तेमाल हम प्रेजेंट नेगेटिव इंडेफिनिट में करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में करेंगे। जैसे कि अहमद कभी झूठ नहीं बोलता, यानी बोलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने जोर दिया, शिद्दत पाई गई कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल अगर हम पास्ट इंडेफिनिट में कर दें तो जैसा कि मैंने बताया कि लफ्ज़ नेवर और नेवर एवर का मतलब ही नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है जिसमें भी वो दाखिल होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव होगा। जैसे कि आप कहेंगे अहमद ने कभी झूठ नहीं बोला जिंदगी में, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हमने पास्ट में यहाँ पर इस्तेमाल किया, जिस और यहाँ पर आप जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडेफिनिट नेगेटिव बनाने में, यानी प्रेजेंट या पास्ट की बात कर रहे हैं हम, इनका इस्तेमाल सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के बारे में होगा, यानी बहुत सारे जुमलों में होगा, लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो किससे मुतालिक है? प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव से मुतालिक है। ये चीज याद। तो जब भी आप किसी पास्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में लफ्ज नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लें तो आपको दो चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, क्या चीजें हैं? अगर आपने प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में हेल्पिंग नेवर या नेवर एवर का इस्तेमाल कर लिया तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, दूसरी बात, आप लफ्ज नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि इसमें नेवर में ही खुद नहीं का माना पाया गया है, तो इसलिए आप नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे नेवर के साथ। ठीक है, तो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या एस लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लिखेंगे। और ये फार्मूला किसके लिए? सिंगुलर के लिए है। मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था कि हर वो जुमला जिसमें नेगेटिव आ जाए तो लाजिम है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब आए, लेकिन इस जुमले में आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सिंगुलर है तो यस यस लग जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। ये सिंगुलर का है। प्लूरल का भी सेम ही फार्मूला है, बस हमने यस या इसका इजाफा नहीं किया है, तो होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। चूंकि नेवर एवर में नेगेटिव का माना पाया गया नहीं का, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में लफ्ज हेल्पिंग वर्ब कहीं इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर नॉट नहीं आया है, तो इस चीज का आपको ख्याल करना है। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो इसकी मिसाल है जैसे कि आप कहेंगे अहमद कभी झूठ नहीं बोलता है या नहीं बोलता। अक्सर हम लोग जो है लफ्ज है हम लोग डिलीट कर देते हैं, ताकीद पाई जाती है इसमें ना। तो अहमद कभी झूठ नहीं बोलता है या बोलता, तो आप कहेंगे अहमद नेवर टेल्स अ लाई। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं टेल्स अ लाई, टेल्स यस यस जोड़ दिया हमने।
वो लोग मुझे कभी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे दे नेवर कॉल मी, दे नेवर कॉल मी। ये आपकी मिसाल है नेवर को लेकर के। अगर हम नेवर एवर की बात करें तो हम कहेंगे अहमद कभी भी झूठ नहीं बोलता है या नहीं बोलता, तो कहेंगे अहमद नेवर एवर टेल्स अ लाई। ये सिंगुलर का फार्मूला हुआ। अगर हम बात करें प्लूरल की तो हम कहेंगे वो लोग मुझे कभी भी फोन नहीं करते या करते हैं, तो हम कहेंगे दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स जो कि सिंगुलर के लिए है। और मिसाल में है अहमद नेवर टेल्स अ लाई और अहमद नेवर एवर टेल्स अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है दोनों जगहों पर, नेवर या नेवर एवर यहाँ पे आया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है और यहाँ पर एस जुड़ गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो वर्ब है टेल ये ऐसे वर्ड से नहीं खत्म हो रहा जिसमें हम एस का इजाफा करते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एस का इजाफा किया। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि लाई है और इसमें चूंकि दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम प्लूरल की मिसाल लें तो आप देख सकते हैं, तो हम कहेंगे दे नेवर कॉल मी और दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस नेवर एवर या नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दे नेवर कॉल मी या दे नेवर एवर कॉल मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आया हुआ, उसके बाद नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सिंगुलर के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया और प्लूरल के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो किया, और यहाँ पर दोनों में हमने कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह से हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए नेवर या नेवर एवर को इस्तेमाल करने में। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पर वही चीज मिलेगी कि आपको लफ्ज़ डिड इस्तेमाल नहीं करना है, इसी तरह से नॉट नहीं इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद नेवर उसके या नेवर एवर, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने जब नेवर या नेवर एवर के साथ इस्तेमाल किया तो क्या स्ट्रक्चर समझ में आया, यही स्ट्रक्चर समझ में आया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमने ना तो इस्तेमाल किया और इसी तरह से हमने नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है। इसकी अगर हम मिसाल देखें तो हमारे सामने ये मिसाल है। इसकी पहली मिसाल है अहमद ने कभी झूठ नहीं बोला, तो हम कहेंगे अहमद नेवर टोल्ड अ लाई। दूसरी मिसाल है उन लोगों ने कभी फोन नहीं किया, उन लोगों ने मुझे कभी फोन नहीं किया, तो हम कहेंगे दे नेवर कॉल्ड मी। ये आपकी नेवर की मिसाल है। नेवर एवर की मिसाल होगी अहमद ने कभी भी झूठ नहीं बोला, तो हम कहेंगे अहमद नेवर एवर टोल्ड अ लाई। उन लोगों ने कभी भी फोन नहीं किया मुझे, तो हम कहेंगे दे नेवर एवर कॉल्ड मी। यहाँ पर मुझे मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह आपका स्ट्रक्चर है सिंगुलर वाला और ये स्ट्रक्चर आपका प्लूरल वाला, यानी सेम ही बात है। और तो यहाँ पे हमने कहा अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, उसके बाद अहमद नेवर एवर टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लाया हमने, नेवर एवर का इस्तेमाल किया, नेवर का इस्तेमाल किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। चूंकि इसमें दीगर वर्ड्स नहीं थे इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे या इन जुमलों में आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने लफ्ज़ डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसी तरह से हमने नॉट का भी इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम प्लूरल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे दे आया हुआ है, नेवर या नेवर एवर आया हुआ है, यहाँ पर वर्ब आया हुआ जो कि सेकंड फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है और इसमें दीगर वर्ड्स नहीं, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, वही सिस्टम हमने यहाँ पर लागू किया है जो हमने आपको बताया है कि इसमें लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इस तरह से नॉट भी नहीं आएगा। और एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ना कि फर्स्ट फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, लेकिन आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर आप यह कह दें पास्ट इंडेफिनिट में, मिसाल के तौर पर ही डिड नेवर टेल अ लाई, ही डिड नेवर टेल अ लाई, अगर आपने ऐसा कह दिया तो आपका जुमला गलत माना जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, अगर आपने कह दिया ही डज नेवर टेल अ लाई तो आपका जुमला गलत होगा। दे डू नेवर टेल अ लाई आपका जुमला गलत होगा। ओके, आपको डायरेक्टली क्या कहना है,
ही नेवर टेल्स अ लाई, और यहाँ पर आप एस या इसका फार्मूला लाएंगे क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप कहेंगे ही नेवर टेल्स अ लाई, दे नेवर टेल अ लाई। ठीक है, आप इस चीज को फॉलो करेंगे। इसकी अगर हम बात करें पास्ट की तो हम कहेंगे ही डिड नेवर टेल अ लाई, ये आपका गलत होगा। आप कहेंगे ही नेवर टोल्ड अ लाई, आप यहाँ पर फार्मूला लाएंगे, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने में आपको एहतियात से काम लेना होगा। और एक वार्निंग है आपके लिए, हिदायत है, एक बहुत ही अहम नोट है, वो ये है कि इसका ये फार्मूला मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब ना इस्तेमाल करने का, वो उन जुमले में होगा जो सिर्फ नेगेटिव हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव हैं। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है। लेकिन अगर हमारा जुमला ऐसा हो जिसमें पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, यानी सवाल आ जाए उसमें, या प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाए, तो इस सूरत में हम नेवर या नेवर एवर के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज का को ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब कब नहीं लेंगे, जब सिर्फ वो नेगेटिव हो, लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप कहेंगे कि अहमद कभी झूठ नहीं बोलता या कभी झूठ नहीं बोलता है, तो आप कहेंगे डज अहमद नेवर टेल अ लाई। चूंकि आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया इसलिए यहाँ पर आप यस यस का इजाफा नहीं करेंगे। क्या वो लोग तुम्हें कभी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे डू दे नेवर कॉल यू। ठीक है, डू दे नेवर कॉल यू, क्या वो लोग तुम्हें कभी फोन नहीं करते या करते हैं। क्या अहमद कभी भी झूठ नहीं बोलता है या बोलता, तो आप कहेंगे डज अहमद नेवर एवर टेल अ लाई। क्या वो लोग तुम्हें कभी भी फोन नहीं करते या करते हैं, तो आप कहेंगे डू दे नेवर एवर कॉल यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। अगर हम पास्ट की बात करें तो हम कहेंगे अहमद ने आज तक कभी झूठ क्यों नहीं बोला। लोग ताजुब कर रहे हैं, क्यों नहीं बोला भाई, गलती होती इंसान से, ऐसा क्या है उसके साथ तो उसने अभी तक झूठ नहीं बोला। तो आप कहेंगे वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई, वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, क्योंकि ये नेगेटिव तो है नेवर की वजह से, बट इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, इंट्रोगेटिव भी हो गया है, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अगर आप यहाँ कहते हैं वाई डिड अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, तो आपका जुमला गलत होगा। अगर आप कहते हैं वाई अहमद नेवर टोल्ड अ लाई, तब भी गलत होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब लाना होगा। तो आप कहेंगे वाई डिड अहमद नेवर टेल अ लाई। इसी तरह से आप कहेंगे उन लोगों ने कभी झूठ क्यों नहीं बोला, तो आप कहेंगे वाई डिड दे नेवर टेल अ लाई। आप नहीं कहेंगे वाई दे नेवर टोल्ड अ लाई, गलत हो जाएगा। आपके लिए जरूरी कि आप कहें वाई डिड दे नेवर टेल अ लाई, कि उन लोगों ने अभी तक झूठ क्यों नहीं बोला। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि ये जो फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है वो किसके साथ खास है, ये खास है सिर्फ नेगेटिव के साथ। लेकिन जैसे ही उसमें इंट्रोगेटिव आ जाए, सवाल आ जाए, तो उस सूरत में हम ये फार्मूला लागू नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं हु के बारे में बात करने। चूंकि अभी तक हम नेवर या नेवर एवर के बारे में बात कर रहे थे, अब हु के बारे में बात करेंगे। हु का क्या माना होता है? हु का माना होता है लफ्ज़ कौन, है ना, इसका माना होता है कौन। ठीक है, और तो गोया कि लफ्ज़ कौन से यही पता चल रहा है कि हम जब कोई जुमला बनाएंगे जो इसमें हु आएगा तो जाहिर सी बात है इसमें सवाल होगा। अगर हम लफ्ज़ हु के दो माने हैं, आगे आप पढ़ेंगे जो के माने भी होता है, जो आदमी, जैसे जो आदमी या जो इंसान। लेकिन यहां हम बात करेंगे लफ्ज़ हु को कौन के माने में लेकर के। तो लफ्ज़ कौन को अगर हम किसी पास्ट में या प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सूरत में हम उसको क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे इंट्रोगेटिव का। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, प्रेजेंट या पास्ट इंट्रोगेटिव में। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव यह मुराद होगा, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव में। ठीक है, जिसमें सवाल किया जाएगा और जुमला प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा। तो इसमें इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप हु के साथ सिंगुलर का मामला करेंगे, यानी जो सिस्टम या जो रूल या जो उसूल या जो कवायद सिंगुलर पर लागू होते हैं वही कायदा कानून लफ्ज़ हु पर भी लागू होगा। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है, और इसी तरह से आपको इसके साथ वाहिद यानी एक का यानी सिंगुलर का मामला करना है। तो जब हम कोई जुमला बनाएंगे हु के साथ तो बनेगा क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की। आप इसको याद रखें, ये इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के साथ ये चीज खास है। ठीक है, ये किसके साथ खास है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट के साथ खास है और साथ में इंट्रोगेटिव के साथ भी खास है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लफ्ज़ हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हम इसके साथ सिंगुलर का मामला करते हैं तो गोया कि इसमें हम एस या ईएस का इजाफा करेंगे ज़रूरत के हिसाब से। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम दीगर वर्ड्स लिखेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारा स्ट्रक्चर होगा हु, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस आप लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि इसमें हम सिंगुलर का मामला करते हैं इसलिए प्लूरल की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर आप कहेंगे झूठ कौन बोलता है, यानी कौन लोग झूठ बोलते हैं? जो बुरे होते हैं, जो नालायक होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आप जैसे लोग झूठ बोलते हैं, इसको बोलेंगे झूठ कौन बोलता है, यानी कौन किस तरह के लोग झूठ बोलते हैं। तो इसके लिए हम कहेंगे हु टेल्स अ लाई। आप यहाँ पर नहीं कहेंगे हु डज टेल अ लाई, आपका जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है? हु, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स। तो हम कहेंगे हु टेल्स अ लाई। चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगुलर का मामला किया इसलिए हमने एस का इजाफा कर दिया। तो कहेंगे हु टेल्स अ लाई, झूठ कौन बोलता है? जो बुरे लोग होते हैं, जो दगाबाज होते हैं, वो लोग झूठ बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वही फार्मूला लागू किया है। अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें भी ये चीज इंडेफिनिट के साथ खास होगी और साथ में इंट्रोगेटिव के साथ खास होगी। तो इसका स्ट्रक्चर होगा हु, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म डायरेक्टली, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। चूंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का इश्यू नहीं होता है इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं दरवाजा किसने खोला, दरवाजा किसने खोला, तो हम कहेंगे हु ओपन द डोर, दरवाजा किसने खोला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यही फार्मूला लागू किया, यही फार्मूला लागू किया। यानी हु, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दीगर वर्ड्स। आप देख सकते हैं हु, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट द डोर। चूंकि दीगर वर्ड्स नहीं इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। तो यहाँ पर यह फार्मूला हमने लागू किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये चीज हमने यहाँ पर लागू की जो हमने आपको बताया है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान देना है, वो ध्यान क्या है कि ये चीज किसके साथ खास है? ये चीज खास है सिर्फ इंट्रोगेटिव के साथ। ये सिर्फ किसके साथ खास है? इंट्रोगेटिव के साथ। यानी पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के साथ खास है। लेकिन अगर कोई जुमला हो जिसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी हो जाए, सिर्फ इंट्रोगेटिव ना हो बल्कि नेगेटिव भी हो जाए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो जाए, तो इस सूरत में हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जैसे ही सवाल के साथ लफ्ज़े नहीं आ जाए तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं तुम में से खाना किसने नहीं खाया, ये पास्ट की मिसाल है। तुम में से खाना किसने नहीं खाया, तो आप कहेंगे हु अमंग यू डिड नॉट ईट फूड। क्या कहा आपने? हु अमंग यू डिड नॉट ईट फूड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट आ गया है। लेकिन अगर हम नॉट को हटा दें तो हम कहें तुम में से खाना किसने खाया, तो हम कहेंगे हु अमंग यू एट फूड। चूंकि यहाँ पे डिड आ गया इसलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज आपको ध्यान देनी है कि जैसे ही नहीं आ जाएगा इस इंट्रोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल कर देंगे और इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये मिसाल किसकी है? ये मिसाल है आपके पास्ट की। अगर हम प्रेजेंट की मिसाल लें तो हम कहेंगे तुम में से झूठ कौन नहीं बोलता है, सारे लोग तो झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं आ गया है, नहीं आने की वजह से हम यहाँ पर डज का इस्तेमाल किया हमने। तो हम कहेंगे हु अमंग यू डज नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डज का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हु के साथ हम कैसा मामला करेंगे, सिंगुलर का मामला करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो हम कहेंगे हु अमंग यू, तुम में से कौन, डज नॉट टेल अ लाई, झूठ कौन नहीं बोलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने डज का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर हम कहें तुम में से झूठ कौन बोलता है तो हम कहेंगे हु अमंग यू टेल्स अ लाई। लेकिन जैसे ही नहीं आ गया हमने यहाँ पर क्या कह दिया, हु अमंग यू डज नॉट टेल अ लाई, कि तुम में से झूठ कौन नहीं बोलता है, सारे के सारे तुम में से झूठे हो। तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज के सबक में हमने नेवर और नेवर एवर के बारे में पढ़ा और मैंने बताया कि ये जो बात की जा रही है पास्ट और प्रेजेंट एंड डेफिनिट के बारे में बात की जा रही है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं और नेवर एवर का मतलब होता है कभी भी नहीं। और उनका इस्तेमाल चूंकि नेगेटिव में होगा, नेवर का माना होगा, तो इसका इस्तेमाल हम इंडेफिनिट नेगेटिव ही में जाएगा, जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में जाएगा।
तो इससे बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, ये चीज खास है किसके साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव के साथ। तो नेवर एवर का जब आप इस्तेमाल कर लेंगे इन दो तरह के जुमलों में तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ आप लफ्ज नॉट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर के लिए होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। ये किसके साथ खास है, ये खास है आपका सिंगुलर के साथ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हम प्लूरल की बात करें तो इसमें वही चीज है, बस इसमें एस या इसका इजाफा नहीं करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस नेवर या नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की बात करें, चूंकि इसमें नेवर और नेवर एवर में नेगेटिव का माना पाया जाएगा इसलिए हम नेगेटिव कहेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर एवर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। तो यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान देना है कि आपको सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यही चीज आपको पहले से बता रखी है। और यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, वो ध्यान देना ये है कि ये चीज किसके साथ खास है, ये खास है सिर्फ जब जुमला नेगेटिव में हो। लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव इसमें जुड़ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ जाए, तो उसमें हम जरूरी तौर पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आगे हमने सीखा हु के बारे में। मैंने बताया हु के दो माने हैं, लफ्ज कौन, लफ्ज जो के माने भी होता है, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे अभी लफ्ज कौन के माने में। तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं लफ्ज कौन के बारे में। गोया कि लफ्ज कौन जब आ जाए किसी जुमले में तो सवाल जुमला हो जाएगा, जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जब आप लफ्ज हु को इस्तेमाल कर लें तो आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, साथ ही साथ इसके साथ आप सिंगुलर का मामला करेंगे। और ये जो बातें की जा रही है किसके बारे में बात की जा रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की, इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हु वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस यस जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा हु प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वही चीजें मैंने आपको तफसील से बताई। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि ये चीज किसके साथ खास है। ये चीज खास है जब वो सिर्फ इंट्रोगेटिव हो, लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। और इस चीज को मैंने मिसाल के साथ वाजे की है आपके सामने। अब हम आगे चलते हैं, सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके गाइज, अब हम आगे चलते हैं और हम अपना इस दर्स का दूसरा हिस्सा लेते हैं जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। और सबसे पहले हम वोकेबलरी या अल्फाज मानी लेंगे, और वही चीज़ है यानी उयूब या नकाइस या खराबियों से मुतालिक ही अल्फाज जुमले, जिसमें से पहला है लायर, झूठा। आगे है मैड, पागल, मर्सिलेस, बेरहम, माइजर, कंजूस। उसके बाद मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब दुखी, इसको आप माइजरेबल नहीं पढ़ेंगे, क्या मिजरेबल दुखी। म्यूट गूंगा, नेग्लिजेंट मुगफ्फल या लापरवाह। नॉन कोऑपरेटिव, नॉन कोऑपरेटिव का मतलब गैर मुआविन। वन आइड काना, वन हैंडेड लूला, यानी जिसका एक ही हाथ उसका बोलते हैं लूला। आगे चलते हैं और अगला हमारा जो वर्ड है वो है पेसिमिस्ट, इसका मतलब कनूती या कनूतियत पसंद। उसके बाद है प्राउड, मगरूर, सेंसलेस बेहोश, सिक बीमार, स्टूपिड, इसको क्या पढ़ेंगे आप, इसको आप पढ़ेंगे स्ट्यूपिड, स्ट्यूपिड बेवकूफ। हम लोग इसको स्टूपिड पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं स्टूपिड। ये स्टूपिड नहीं है बल्कि क्या है स्ट्यूपिड, स्ट्यूपिड ट्यू की आवाज, स्ट्यूपिड बेवकूफ। अनइंटेलिजेंट कुंद जहन, अनकाइंड बेरहम, अननोन नामालूम, अनरिस्पेक्टेड गैर मुहतरम या जलील। उसके बाद वीक, इसका मतलब होता है कमजोर। अब हम आगे चलते हैं और अल्फाज मानी लेते हैं, और ये अल्फाज मानी फ़ाइल से मुतालिक हैं और इनमें ईडी बढ़ा करके हम इसकी शक्ल को बदल दे हैं, जिसमें सबसे पहला है अलाउ, अलाउड अलाउड इजाजत देना। अनाउंस अनाउंस्ड अनाउंस्ड ऐलान करना। आंसर, हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं आंसर
बट आंसर नहीं बल्कि आंसर, आंसर्ड, थोड़ा सा खींचेंगे आप, आंसर्ड जवाब देना, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज्ड, माजरत चाहना, अप्लाई, अप्लाइड, अप्लाइड, लागू करना, अरेस्ट, अरेस्ट, अरेस्टेड, अरेस्टेड, गिरफ्तार करना, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, आना, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, पूछना, अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड, हमला करना, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड, हाजिर होना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी अल्फाज मानी बहुत ही अहमियत की हामिल है, आप इनको ज़रूर याद करें। अब हम आगे चलते हैं और डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्रीस हिज पाम, उसकी मुट्ठी गर्म कर दो। ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूस देना, तो यहाँ पर वही मतलब है, उसकी मुट्ठी गर्म कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हंडी में उसका हाथ डाल दें, आग पर उसका हाथ डाल दें, बल्कि मुट्ठी गर्म कर दो मतलब उसको पैसे दे दो, यानी घूस या रिश्वत दे दो। तो ग्रीस द पाम ये इस्तेमाल होता है रिश्वत देने के माने में, हाथ गर्म करने का मतलब होता है घूस देना। उसके बाद है हैव अ प्लेजेंट जर्नी, इसको आप प्लीजेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्लेजेंट जर्नी, अल्लाह सफर मुबारक करे। हैविंग फेल्ट पीटी फॉर द बेगर, इसको आप थोड़ा सा खींचेंगे, पीटी हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम खींच के पढ़ेंगे, हम कहेंगे हैविंग फेल्ट पीटी, थोड़ा सा, हैविंग फेल्ट पीटी फॉर द बेगर आई गेव हिम सम मनी, तो कहेंगे भिखारी पर तरस खाकर मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद है ही अपीयर्स टू बी सैड टुडे, वो आज उदास दिखाई दे रहा है। ही केम इन द निक ऑफ टाइम, वो ऐन वक्त पर आया। आगे चलते हैं और हम मज़ीद जुमले लेते हैं, जिसमें से पहला है ही कॉट मी बाई द नेक, इसको आप काउट नहीं पढ़ेंगे, ही कॉट मी बाई द नेक, उसने मेरी गर्दन पकड़ी। ही डिड इट अगेन एंड अगेन, उसने ऐसा बार बार किया। ही हैज फॉलन, नॉट फॉलन, ही हैज फॉलन इनटू अ डीप स्लम्बर, वो गहरी नींद में जा चुका है। ही हैज एन आर्डमेंट हार्ट, आर्डमेंट, उसका दिल पत्थर का है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपनी बात का पक्का है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो अपनी बात का पक्का है। तो ये हमारे रोजाना के जुमले हैं। अब हम आगे चलते हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपका लेकर आए हैं ये कहानी, ये बहुत अच्छी कहानी है, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये पहला हिस्सा है और ये इस कहानी का दूसरा हिस्सा है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि आज हमने नेवर एवर, इसी तरह से नेवर और हु के इस्तेमाल के बारे में सीखा। तो अब हम आपको ग्रामर के लिए कुछ जुमले देंगे, जिसमें से ये आपके इंग्लिश वाले जुमले हैं और सारे जुमले हमारे ख्याल से वाज़ेह हैं। डिड दे नेवर इन्फॉर्म यू अबाउट दिस केस? हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग? प्ले द म्यूजिक का मतलब होता है गाना बजाना, म्यूजिक बजाना, ठीक है। प्ले करना, वहाँ प्ले करते हैं तो उसको बजाने के माने मिलेंगे, यहाँ पर खेलने के माने नहीं होगा। हु प्लेज द म्यूजिक इन द मॉर्निंग? हु अमंग यू डिड नॉट टेक द टी टिल नाउ? व्हाई डू दे नेवर एवर इनवाइट यू टू द पार्टी? Rumesha never did the homework. Ramesh never ever read the newspaper. Why did your father never call you this month? Who called you in the evening? Who among you does not like sweets? तो ये सारे अल्फाज मानी है, मुझे लगता है कि सारी बातें आपके लिए वाज़ेह हैं। अब हम आगे चलते हैं और हम जुमले लेते हैं उर्दू में, इनको हमें इंग्लिश में करना होगा। सारी बातें वाज़ेह हैं। अहमद कभी कुरान की तिलावत नहीं करता, यानी करता है। मेरा छोटा भाई कभी भी मोबाइल नहीं चलाता है। मोबाइल चलाने के लिए आप मुझे लगता है आप कंफ्यूज रहेंगे, आप चलाएंगे मोबाइल चलाने का क्या मतलब होता है? मोबाइल चलाने का मतलब यूज़ द मोबाइल, क्या मतलब होता है? यूज़ द मोबाइल, यानी मोबाइल चलाना, मोबाइल इस्तेमाल करना, वही माना है। वो लोग कभी बाहर नहीं जाते, क्या तुम अपनी बड़ी बहन को कभी भी फ़ोन नहीं करते? घर में कौन घुसा, दरवाज़ा किसने खोला, क्या उसने अब तक कभी सबक नहीं पढ़ा? तुम्हारे साले ने कभी भी मुझसे बात नहीं की, तो मैं उससे कभी बात नहीं करता, मैं उससे कभी बात नहीं करता। रुकैया ने आज तक कभी खाना नहीं पकाया। तो ये हमारे जुमले हैं और इसमें सारे मानी आपके लिए वाज़ेह हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप होमवर्क करके लाएंगे। तो इस तरह से आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल सबक है। और आपसे प्लीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। तो ये गलती अगर आपसे होती है तो मुझे बहुत अफसोस होगा कि एक ख़ास सबक बनाने के बावजूद भी आपसे इसमें गलती होती है। तो इसकी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपसे गलती ना हो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अब आपसे रुखसत होते हैं।
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।